आइए दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अर्जन कुंजी क्लासेस में। हम आज से नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत हम संवैधानिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम जो अंग्रेजों के द्वारा एक्ट पास किए गए हैं उन सबको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पहले पढ़ते हैं। दोस्तों ये जो एक्ट था ना, इसका विशेष महत्व था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया जाने वाला यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य थे उनको मान्यता मिली थी। और इसके अलावा हम देखें तो भारत सरकार में केंद्र सरकार की पहली बार नींव रखी गई थी। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी जिन्हें हम देखते हैं अब। सबसे पहली विशेषता थी कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन भी किया गया था। दोस्तों, पहले बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे ना, वो लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद विशेषता के रूप में हम देखें तो हमको देखने के लिए मिलता है कि इसके द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जो थे ना, वो एक दूसरे से अलग अलग थे। दोस्तों, इसके बाद फिर हम इसका जो है वो तीसरा प्रावधान देखते हैं। इसमें इस अधिनियम के अंतर्गत ना कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें कुल कहना चाहिए कि जो है टोटल ना इसमें 3 न्यायाधीश थे, जिसमें से 2 मुख्य न्यायाधीश थे और 2 अन्य न्यायाधीश थे और 1 मुख्य न्यायाधीश थे। और इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे ना, उनका नाम एलिजा इम्पे। फिर हम इसके चौथे विशेषता को देखते हैं। तो इसके अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना जो था, वो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। और इस अधिनियम का जो 5वीं विशेषता थी, उसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब ये एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई थी उनके द्वारा। इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण जो है वो सख्त हो गया था। इसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों और भारत में उनको मिलने वाले राजस्व या नागरिक, सैन्य, इन सब की जानकारी जो है वो ब्रिटिश सरकार को देने का मतलब देना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बहुत सारी कमियां थी, जिसको दूर करने के लिए संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया था, जिसके मतलब जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद फिर एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स एक्ट 1784 जो है वो अस्तित्व में आया था। इसके भी कुछ विशेष प्रावधान थे, विशेषताएं थी जो अब हम देखेंगे। तो इसका पहला विशेषता था, इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। मतलब पहली बार जो है वो द्वैत शासन चालू हो गया। फिर इसका जो दूसरा विशेषता था, उसमें जो निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधक के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का निर्माण किया गया। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मतलब द्वैत शासन लागू कर दिया गया, कि अब जो है वो राजनीतिक मामले कोई और देखेगा और जो मतलब क्या कहना चाहिए राजस्व वाले जो मामले कोई और देखेगा। फिर इसका जो तीसरा प्रावधान था, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी गई कि नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और वो नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इस प्रकार ना यह अधिनियम 2 कारणों से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा था। जिसमें पहला तो हम देखते हैं कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश शासन के आधिपत्य का क्षेत्र मान लिया गया था। मतलब उस समय ब्रिटिशों का जो राज था वो शुरू हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने क्या किया कि कंपनी के जो अधीन जहाँ-जहाँ कंपनी व्यापार करती थी, उन क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत का क्षेत्र मान लिया इन लोगों ने, अपना क्षेत्र मान लिया। और वहीं इसका हम दूसरा का वो देखें तो इसमें देखने के लिए मिलता है कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण जो है वो मिल गया था। इसके बाद हम इसकी चौथी विशेषता देखें तो मुंबई और मद्रास के गवर्नर की सहायता के लिए 3-3 सदस्यीय परिषदों का गठन किया गया था। हम इसकी छठवीं विशेषता के बारे में देखें तो इसमें देसी राजाओं से युद्ध करने तथा संधि करने से पहले गवर्नर जनरल को कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य था। इसके अलावा इसमें और भी कई बहुत सी विशेषताएं थी, जैसे कि भारत में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी। कंपनी के डायरेक्टरों की एक गुप्त सभा बनाई गई थी, जो अधिकार सभा या संचालन मंडल के सभी आदेशों
वो भारत भेजती थी। इसके अलावा हम देखें तो संचालक मंडल द्वारा तैयार किए जाने वाले पत्र और जो आज्ञाएँ थी, वे नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखे जाते थे। संचालक मंडल को भारत से प्राप्त होने वाले आज्ञाओं को या पत्रों को भी मतलब जो नियंत्रण बोर्ड था उसके सम्मुख रखना आवश्यक होता था और नियंत्रण बोर्ड जो है वो पत्रों को या जो भी उनकी आज्ञाएँ थी उनको तब्दील करने के लिए स्वतंत्र होता था। इसके बाद हम देखते हैं 1813 का चार्टर्ड एक्ट। दोस्तों 1813 में कंपनी के चार्टर्ड की अवधि जो है वो समाप्त होने वाली थी। तो इंग्लैंड में ना कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए इंग्लैंड की जनता ने मांग करने शुरू कर दिया कि जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके एकाधिकार को समाप्त किया जाए और बाकी के और भी जो व्यापारिक कंपनियां हैं ब्रिटेन की उनको भी इंडिया में व्यापार करने की अनुमति दी जाए करके उन लोगों ने फिर क्या किया कि मांग शुरू कर दी थी। इसी समय फिर कंपनी के कंपनी का जो भारत में जो व्यापार का साम्राज्य था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और राजनैतिक जो क्षेत्र थे वे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे क्योंकि अभी 1800 हम 13 में बैठे हुए हैं जब तक जो है वो सहायक संधि आ चुकी थी। तो इस समय कंपनी का भारत में व्यापार भी बड़ी ज़्यादा हो गया था और भारत में कंपनी का जो अधिकार क्षेत्र है वो भी बढ़ गया था और दोनों ही क्षेत्रों को एक साथ संभालना जो था कंपनी के लिए मुश्किल हो गया था। इसके साथ ही जो हस्तक्षेप का सिद्धांत था और नेपोलियन के द्वारा जो लागू की गई महाद्वीपीय व्यवस्था थी उसने अंग्रेजों के लिए यूरोप में व्यापार करने का जो रास्ता था उसको लगभग बंद सा कर दिया था। इसलिए ब्रिटेन के बहुत सारे जो और व्यापारी थे उन्होंने ऐसी मांग शुरू कर दी थी कि कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अलावा और भी लोगों को भारत से व्यापार करने की अनुमति दी जाए। इसलिए क्या कहते हैं कि 1813 का जो है चार्टर्ड एक्ट पारित हुआ और इस एक्ट की हम विशेषता देखते हैं। अब की पहली विशेषता अगर हम देखें तो कंपनी का जो भारत में एकाधिकार था व्यापार पर उसको ब्रिटेन ने समाप्त कर दिया, लेकिन इसके बाद भी चाय और चीन पर इसके व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा। उसके अलावा हम देखते हैं कि कंपनी को और अगले 20 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने की और राजस्व पर नियंत्रण करने का अधिकार मिल गया था। इस अधिनियम की दूसरी विशेषता हम देखें तो अब इस कंपनी की आय से ना भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था भी की गई थी। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि जो कंपनी के भागीदार हैं जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भारतीय राजस्व से 10.5% का लाभांश अब उनको दिए जाने की व्यवस्था जो है की गई थी। इसके बाद फिर नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों को परिभाषित किया गया और उनका विस्तार भी किया गया। इसके अलावा हम इसकी एक और विशेषता देखें तो सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की अनुमति दे दी गई और जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे उनको आज्ञा प्राप्त करके भारत में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आने की अनुमति भी दे दी गई। इसके और अन्य प्रावधान अगर हम देखें तो इसमें ब्रिटिश व्यापारियों और इंजीनियरों को भी भारत आने तथा यहाँ बसने की अनुमति दे दी गई, लेकिन इसके लिए उन्हें संचालक मंडल या फिर जो नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उससे लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। इसके बाद हम देखते हैं 1833 का चार्टर्ड एक्ट जिसने ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया निभाया था। इसका पहला जो विशेषता है उसमें हम देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थीं। इसके अलावा हम इसमें देखें तो भारत के जो कंपनी थी उसके चाय और चीन के व्यापार के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। इसमें मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधायिका से संबंधित शक्तियों से वंचित कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के विधायिका के असीमित शक्तियाँ जो है वो प्रदान कर दी गई। इसके अलावा हम इसका एक और विशेषता देखें तो अब अंग्रेजों को बिना अनुमति के भारत में आने, रहने, बसने और यहाँ तक कि यहाँ की भारत की ज़मीन को भी खरीदने की अनुमति जो है इस अधिनियम के द्वारा दे दी गई थी। इसके बाद हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि व्यापारिक कंपनी थी, उसकी व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और अब यह एक प्रशासनिक निकाय बन चुका था और इसका एक और वो हम देखें प्रावधान तो इसमें गवर्नर जनरल के परिषद में एक चौथा विधि विशेषज्ञ के रूप में विधि सदस्य जोड़ा गया था। इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे विधि जो वो थे विशेषज्ञ थे वे लॉर्ड मैकाले थे।
इसकी अगली विशेषता के रूप में हम देखें तो चार्टर्ड एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का मतलब जो था वो आयोजन किया था, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अब इसमें ना कहा गया कि कंपनी के मतलब कंपनी में भारतीयों को किसी भी पद पर या कार्यालय या रोजगार को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा। और हालांकि कोर्ट मतलब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने इनका विरोध किया, लेकिन फिर भी इसके अंतर्गत भारतीयों को अब कंपनी में नौकरी पाने का या मतलब ये कहें कि सिविल सेवक बनने की जो है वो पूरी तरह से छूट मिल गई थी। इसके अलावा हम और इसकी कुछ विशेषता को देखें तो भारत में जो है दास प्रथा को इस कानून के अंतर्गत गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और गवर्नर जनरल के निर्देश मतलब गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। और फिर 1843 में दास प्रथा जो है वो हमेशा के लिए मतलब खत्म कर दिया गया। और इस एक्ट के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को मतलब केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर कंपनी में किसी भी पद से जिसके लिए वो योग्य है उससे वंचित नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 1853 का चार्टर्ड एक्ट, जो कि कंपनी के शासन के अंतर्गत अंतिम चार्टर्ड एक्ट था। इसकी पहली विशेषता थी कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद ना चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति मिल गई थी। दोस्तों, इसमें ना क्या कहना चाहिए कि नियुक्तियों के मामले में डायरेक्टरों का मतलब संरक्षण जो था समाप्त कर दिया गया था। और फिर हम इसके जो दूसरी विशेषता है वो देखें तो उसमें हमको देखने के लिए मिलता है कि डायरेक्टर की जो मतलब संख्या थी ना वो 24 से घटा करके 18 कर दी गई थी। और उनमें से भी जो 6 डायरेक्टर थे उनकी नियुक्ति जो है वो मतलब उनको ब्रिटिश सम्राट के द्वारा मनोनीत किया जाना था। इस अधिनियम के अंतर्गत जो विधि सदस्य बनाया गया था ना, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, वैसे ही 1853 में भी एक विधि सदस्य था। उसको जो है गवर्नर जनरल परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था। इसका अगर हम चौथा प्रावधान देखें तो इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए 6 नए सदस्यों की जो है वो नियुक्ति की गई थी। बंगाल के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी नियुक्ति की गई थी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट किसी भी तरह से आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोल रही हूँ तो आप मेरी वीडियो 1.5x की स्पीड से देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी हम कल इसके आगे मतलब 1858 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे और वहाँ से फिर चीज़ों को शुरू करेंगे। वहाँ से हम ये देखेंगे कि भारत को मतलब भारत जो है किस तरह से अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाएगा और उसके मतलब अंतर्गत ही वो अपना जो है मतलब काम जो है नए नियमों का संचालन करेगा।